माशरे के अंदर अपने हकूक रखता है और फ़राइज़ नहीं है उसके, तो उसके लिए पहले आपको सोसाइटी को एक डिलीवर करना है, सोसाइटी को जो आपने सर्व करना है अपनी सर्विसेज से, अपनी कमिटमेंट से, वो आप कर चुके हो। उसके बाद आप आते हैं इस मनसब या इस सतह के ऊपर कि जहाँ सोसाइटी आपको रिकग्निशन आपकी या आपको गिव बैक करती है, और वो आपको फिर समझती है कि अब आप उस तबके में शुमार हो रहा है आपका, जिनको माशरा समझता है कि हमें इनकी इज्जत करनी है, हमें इनके हकूक़ का ख्याल रखना है, ये नुमाइंदा तबका है, ये लीडर्स हैं, ये मेंटोर्स हैं, हमें इज्जत देनी है इनको, इनकी वेलफेयर का ख्याल करना है, इनकी सोशल रिकग्निशन है। ये सभी बातें जो हैं वो तब मुमकिन होती हैं, जैसे मैंने कहा, ये क्वालिफाइंग स्टेटमेंट है। तो ये आपको तब हासिल होता है मकाम माशरे में जब आप इस प्रोफेशन में एक वक्त गुजार चुके होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बाकी प्रोफेशंस में आपको इस तरह की रिकग्निशन जो है वो नहीं मिलती सोसाइटी के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर मिलती है। अगरचे ये क्वालिफाइंग स्टेटमेंट है कि यानी हम अपने आप को उस सतह पे लेकर आ चुके हों जहां माशरा जो है फिर हमें रिकग्नाइज कर रहा हो। इसके अलावा हमारा बुनियादी तौर पे जो किरदार है वो इस एतबार से भी इसको प्रोफेशन के अलावा बहुत एक ग्लोरीफाई करता है हमारे किरदार को सोसाइटी में, कि टीचर्स दरअसल नेशन बिल्डर्स होते हैं। नई फ्यूचर जनरेशंस, नई नस्लें, आने वाले जो दौर हैं उनमें जो आपने अपनी जनरेशंस को आपने हार्नेस करना है, तैयार करना है, वो हमारे ज़िम्मे काम होता है। इसलिए उनका एक माशरे के अंदर इस नुक्ता नज़र से भी बड़ा अहम किरदार जो है वो मुतय्यन होता है कि इन्होंने असल में कौम जो है वो तैयार करनी है, ह्यूमन माइंड, उसकी जो फ़िक्र साजी है, रवैया साजी है, सोच फ़िक्र, उसकी तश्कील में इनका बुनियादी किरदार होगा। इसी तरह से एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, एक इंसान जो है उसकी जो शख्सियत की नशो नुमा है, वो इदारों के बगैर मुमकिन नहीं है। आप खुद गौर कीजिएगा कि मैं, आप, हम सब, अगरचे हम इस वक्त तो फ़ाइज़ हैं, तदरीसी जो फ़राइज़ हैं वो अदा करने की ज़िम्मेदारी है, हम सब उस्ताद हैं, लेकिन हमने अपनी तालीमी ज़िंदगी के बिल्कुल आगाज़ से लेके और अपनी टर्मिनल डिग्रीज तक हर सतह पे अपने टीचर्स को आइडियलाइज किया होगा। हमारे बहुत से मेंटोर्स और असातिज़ा हमें याद रह गए होंगे, और बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एक अनकॉन्शियस तरीके से हम उनको कॉपी भी करते होंगे। उसकी रीज़न क्या है? कि उसकी रीज़न ये है कि आपका या मेरा या उस्ताद का जो मकाम या किरदार है वो ये है माशरे में, कि जब वो नस्ल इंसानी को, नई जनरेशन को, ह्यूमन माइंड्स को, इंसानी जहन को, इंसानी किरदार को, इंसानी फ़िक्र को जब वो उसकी तश्कील करता है, उसको जब वो उसकी फ़िक्र साजी के प्रोसेस में होता है, तो वो इंस्पायर करता है अपने मेंटी को। हम मेंटोर हैं तो हमसे जो तालीम हासिल कर रहे होते हैं वो मेंटीज कहलाएंगे। सो ये टीचर टॉट और मेंटोर मेंटी का जो रिलेशनशिप है, इसमें जो आपसे पढ़ रहा है, जो आपका स्टूडेंट है, वो दरअसल आपसे इंस्पायर हो सकता है। वो इंस्पायर ये नहीं कि सिर्फ रिश्ते की बुनियाद पे हो रहा है टीचर टॉट, वो आपके रवैये, आपके नॉलेज, आपके इल्म, आपके अफकार, नज़रियात, उनकी बुनियाद पर वो आपसे मुतासर होता है। और स्टूडेंट्स जो है दे टेंड टू आइडियलाइज देयर टीचर्स। ये हो नहीं सकता कि किसी भी लेवल पे जो स्टूडेंट है वो अपने असातिज़ा को आइडियलाइज ना करें, उनसे मुतासर ना हो, उनसे इंस्पायर ना हो। हाँ, ये ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि जो मेंटोर है, उस्ताद है, टीचर है, जो अतालीक है, गाइड है, वो बुनियादी तौर पे अपने अंदर वो अहलियत रखता हो, उसमें वो स्किल सेट हो कि जिसकी बुनियाद पर या जिसको बरूए कार ला के इस्तेमाल करके वो मुतासर करे उन लोगों को जिनको वो बुनियादी तौर पे तालीम देने पर मामूर है। और ऐसा तभी हो सकता है, जैसे आगे चल के आप देखेंगे
कि अगर उसकी एकेडमिक साउंडनेस मौजूद है और बतौर इंसान उसके अंदर जो उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो दरअसल अगर मौजूद हैं तो फिर जाहिर है वो ये किरदार निभा सकता है। इसी तरह से अगर हम उन प्रीरेक्विजिट्स की बात कर लें तो उसमें सबसे पहला जो एकेडमिक साउंडनेस का एक शर्त है, प्रीरेक्विजिट है, प्री कंडीशन है, वो ये है कि हमें अपने सब्जेक्ट एरिया के ऊपर जो हमने चीज़ें पढ़ानी हैं, जैसे आपकी पर्सनल इवैल्यूएशन जो रिपोर्ट्स हैं, उनके अंदर जो आपको बुनियादी तौर पे जांचने का तरीका ये होता है, वो ये है कि भाई आपको जो टास्क असाइन किए गए, जिनमें प्राइमरीली आपका टास्क जो है वो एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में, गिवन टाइम में, मुकर्ररा वक्त में आपने अपने निसाब को, सिलेबस को कवर करना है। आपने उस दौरान ये इंश्योर करना है कि जितने भी मंथली या अगर बीएस प्रोग्राम है, सेमेस्टर सिस्टम है, तो उसमें मिड है, फाइनल है, टर्म पेपर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, या प्री बोर्ड है, एनुअल है, और फिर एक जो ब्रेकअप है सिलेबस का, लेसन प्लान है, उसको आपने जाहिर है कि जस्टिफाई करना है, कंप्लीट करना है। मगर उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि जो चीज़ आपने पढ़ानी है, जो एरिया है आपका, जैसे अगर मेरा एरिया जो है या डोमेन है वो पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें मेरा मेजर डिग्री है, तो आपकी जो मेजर डिग्री है वो जिस प्रोग्राम में या फैकल्टी में है वो आपका सब्जेक्ट एरिया है, वो आपकी फील्ड है स्टडी की। उसके अंदर आपकी जो एक काबिलियत है वो बुनियादी शर्त है। अगर आप एक उस्ताद हैं, अगर फिजिक्स आप पढ़ा रहे हैं, अदब, अंग्रेजी, उर्दू, कोई लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, तारीख पढ़ा रहे हैं, फलसफा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उस रिस्पेक्टिव डोमेन के अंदर आपका जो एक नॉलेज बेस है, आपकी जो उसके ऊपर एक कंसेप्चुअल गिरफ्त है, आपकी जो एक काबिलियत है, वो मुसलमान होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है? उसके लिए जो मैं आपसे अब एक एम्पिरिकल बात करने लगा हूँ, जो मेरे अपने मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपसे कर रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में दो तीन चीज़ों का ख्याल करें। एक तो ये कि जब आप पढ़ाने जाएं तो आपको प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए। आपकी गुफ्तगू क्लासों के अंदर जो है, उस्ताद वो होता है जो एकेडमिक डिस्कोर्स को एक बड़े स्ट्रक्चर्ड अंदाज के अंदर अपने अंजाम तक लेकर जाए, अव्वल से आखिर तक। क्योंकि टीचिंग हैफेज़िट, अनस्ट्रक्चर्ड या बड़ी कोई इनकोहेरेंट तरीके से की गई गुफ्तगू या एक एक्टिविटी नहीं शुमार हो। इसको आपको एक स्ट्रक्चर्ड, वेल कोरियोग्राफ्ड तरीके से, बाकायदा आपको ये मालूम हो कि मैंने कितना जो क्वांटम है कंटेंट का, वो एक क्लास में एक टॉपिक को कहाँ तक कंप्लीट करना है, 10 लेक्चर्स में कहाँ पे लेके जाना है, 2 माह में, 1 माह में, 6 माह में, या एक सेमेस्टर में मुझे कहाँ अपने कोर्स को, कंटेंट को पहुंचाना है, और उसके अंदर जो उसके डायनेमिक्स हैं उनको मैंने किस तरीके के साथ जो है वो जहन में रखते हुए, एड्रेस करते हुए, उसके मुताबिक उनको जस्टिफाई करके, तो मैंने इसको जो है, जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात हमारे कुछ मौज़ूआत लेंथी होते हैं, ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं, फिलोसॉफिकल होते हैं, सादा लफ्ज़ों में कह लें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर वक्त चाहिए होता है। उस पर उस्ताद जो है उसकी एग्जांपल्स रियल टाइम जिंदगी में से, उस सोशियो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या एनवायरनमेंट में से, जिसका उस्ताद खुद हिस्सा होता है, और वो जानता है कि इसी माहौल में तालिब इल्म भी रहते हैं, हम एक ही माशरे में हैं, तो वो कंटेंट को ज़रा बेहतर अंदाज में स्टूडेंट्स तक क्लैरिफाई और उनको समझाने के लिए उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करता है। तो बुनियादी तौर पे आपकी जो सब्जेक्ट के अंदर काबिलियत है वो ये भी तकाजा करती है कि आपको अंदाजा हो कि आपने कौन सा टॉपिक जो है उसको कितनी
कितनी देर, कितनी टाइम, कितने वक्त में कंप्लीट करना है, और ये आपके हाथ में होता है। ये जो इसका ना सिर्फ लेसन प्लान का जो ब्रेकअप है, बल्कि उसके साथ साथ बाज मौजूआत जो है वो कैसे उनसे जस्टिस किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, वो आप एक एकेडमिक डिस्कोर्स, एक आपकी इल्मी फिक्री गुफ्तगू है, जिसको आपने वहाँ जाकर लीड करना है, उसको आपने अनलीश करना है, इनिशिएट करना है, कंडक्ट करना है, मॉडरेट करना है, और फिर आपने उसी को, आपने ही उसको वाइंड अप करना है। तो उसके अंदर फिर आपको जो है पूरी तरह से एक गिरफ्त होनी चाहिए उस मौजू के ऊपर, और ख़ास तौर पे जिन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ा रहे हैं उनमें जितनी लेटेस्ट या जदीद डेवलपमेंट्स हैं, या उनके अंदर जो नए ट्रेंड्स हैं, नई रिसर्चेस हैं, नए कॉन्सेप्ट्स उनमें इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, उनसे भी आपने अपने आप को जो है वो जो है वो वाकिफ बनाना है। आप उनके साथ एक पेस मेंटेन करें, उनके साथ अपने आप को आप उनसे हार्मोनाइज करें अपने आप। क्योंकि अगर आप देखें, गौर करें, तो लीगल प्रोफेशन में जो लोग हैं वो उन केसेस के हवाला जात देते हैं वकला हज़रात अदालतों में, जिनको आप अदालती नज़ायर या जुडिशियल प्रेसिडेंसेस कहते हैं, उन डिसीजंस को जो कि कोर्ट्स दे चुकी होती हैं, आला अदालतें खास तौर पे। आप PLJ PLD किताबें वकला के आप लाइब्रेरीज देखते हैं, भरी पड़ी होती हैं, उन पे उन्हें नजर रखनी पड़ती है कॉन्स्टेंटली। सिर्फ यही नहीं, वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बरतानिया के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या अमरीकी यूरोपीय अदालतों के, आला अदालतों के फैसलों की जो मिसालें या नज़ायर हैं, नज़ीर है, वो भी पेश करते हैं, ताकि वो बिल्ड करते हैं अपना केस अदालत के सामने। हम भी बतौर उस्ताद अपना केस बिल्ड कर रहे होते हैं उस ऑडियंस के सामने जो दरअसल तालिब इल्म होते हैं हमारे। तो वो तब मुमकिन है कि अगर हमारे पास भी वो हवाला जात, वो नई चीज़ें, नई तशरीहात, नए रुझानात, नए तसव्वुरात जो हमारे सब्जेक्ट के हैं वो हमारे पास हों। मेडिकल साइंस में अगर आप चले जाएं तो डॉक्टर्स जो है वो मेडिकल जर्नल्स पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंसें अटेंड करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैंने किंग एडवर्ड से या फलां फलां मेडिकल कॉलेज से आज से 25 साल, 20 साल, 15 साल पहले जो MBBS कर लिया है, वो अब इन्फिनिट है, वो अब तमाम ज़मानों के लिए जो है वो काफ़ी हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये हम जानते हैं। और ऐसा सोचेंगे तो फिर ज़ाहिर है हम खुद भी रस्टिक हो जाते हैं, हमारी भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रुक जाती है। और फिर अगर हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रुकी हुई है तो नेचुरली फिर जो हमसे पढ़ने वाली पौध है, जनरेशन है, वो इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट या एक लिबरेटेड, इमेंसिपेटेड, एक नए तस्वुरात हम नहीं बताने, उन्हें नहीं मालूम, तो ये तब बताएंगे जब हमें खुद मालूम। तो आप अपने सब्जेक्ट एरिया के बारे में जानकारी अपनी, उसमें नई शामिल होने वाली तहकीक, तस्वुरात, इवन के जो आपकी आगे चल के बात भी होगी, जो आपके सब्जेक्ट के अंदर टीचिंग मेथडोलॉजी या पेडागोजिकल जो टेक्निक्स है, मेथड्स नए आ रहे हैं, उनसे भी आपकी वाकफियत बहुत ज़रूरी है। मसलन मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं अगर उसकी मिसाल दूं तो मैंने ये देखा कि एक वो ज़माना जब सोशल मीडिया या डिजिटल जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो मेरी फ्रेटर्निटी में वो लोग अच्छे उस्ताद समझे जाते थे जो कि अंग्रेजी अखबार बाकायदगी के साथ पढ़ते थे। उसमें जो एडिटोरियल पेजेस थे, ओपेट था, ओपिनियन पेजेस थे, आर्टिकल्स थे, कॉलम थे, जो वो पढ़ते थे, या वो जो कि अपने निसाब के अलावा जरा कुछ दीगर किताबें भी पढ़ते थे, उनका फलसफे से, शायरी से, लिटरेचर से, ऑटोबायोग्राफी से, तारीख से उनका कोई ना कोई शगफ या वास्ता होता, वो एक ऐसा मिलता था कि वो एक फ्लेवर मिलता था उनकी गुफ्तगू, उनका जारगॉन के तो सुनने वाला है वो मुतासर होता था, क्योंकि वो सरीहन खाली सिर्फ अपने सब्जेक्ट की या सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच या लैंग्वेज के साथ नहीं जाते थे, बल्कि वो अपने सब्जेक्ट
के अंदर होने वाली नई चीजें और जो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस या एप्लीकेशंस थी वो लेकर जाते थे। तो एक एप्लीकेटिव नॉलेज इम्पार्ट करते, कहने का मकसद ये, आप एप्लीकेटिव नॉलेज इम्पार्ट कर ही तब सकते हैं जब आप जो है अपने निसाब के अंदर नई जो चीजें हैं और उसका जो एक अभी जैसे मैंने कहा था कि सोशियो इकोनॉमिक जो कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ उसको आप लिंक और अलाइन करना जानते हो, तो फिर आप जो है एक बड़ा पिक्चर देख सकते हो, अपने पास आपके पर्सपेक्टिव हो, तो फिर आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी गिरफ्त जो है वो मजबूत होती है। दूसरा एक ये भी चीज देखी गई है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भले खुद ए ग्रेडर हैं, बी ग्रेडर हैं, बैक बेंचर हैं, वो दिलचस्पी लेते हैं तालीम में या नहीं, हर सूरत वो सारे के सारे हमारे बेस्ट जज होते हैं। सो लिहाजा ये देखा गया है कि अगर आपको अपना सब्जेक्ट आता है तो आपकी स्टूडेंट्स इज्जत करते हैं, आपकी क्लास के अंदर डिसिप्लिन के इश्यूज नहीं पैदा होते। मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस देखी है, डेड साइलेंस देखी है उन असातिज़ा की क्लासों में। खुद भी मेरा ये तजर्बा यही सजेस्ट करता है कि जिनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक जो है दस्तरस हासिल होती है, ज़्यादा क्लैरिटी है, एक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्हें वो अबूर होता है या कमांड है, चलें ये कह लें कि वो उनकी जो सब्जेक्ट की बुनियाद है वो मजबूत होती है, उनकी एकेडमिक जो बेस है, नॉलेज बेस है वो साउंड है, रोबस्ट है। तो फिर देखा ये गया है कि उनकी क्लासों में डिसिप्लिन के इश्यूज भी नहीं आते, बच्चे इज्जत करते हैं, उनके स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि ही नोज हिज जॉब। देखिए मेरे नज़दीक तो टीचिंग एक परफॉर्मिंग आर्ट है, जैसे म्यूजिक है, जैसे कोई एक्टिंग है, कोई और जितने फाइन आर्ट्स हैं, ये भी एक फाइन आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है। और जैसे ही आपने सुर छोड़ा, आपने को बेवजन बात की, तो आप यकीन माने कि जो ऑडियंस है वो रिएक्ट करता है। तो हमारे हमारे पास तो जो एक कह लें एक परफॉर्मिंग आर्ट में जो एक मार्जिन होता है ना, कि जिसे कहते हैं कि जी रीटेक, कोई एडिटिंग वो भी नहीं है। हम तो लाइव सारा कुछ जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्क्रिप्ट भी याद होना चाहिए, कोरियोग्राफ्ड गुफ्तगू होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, कंटेंट के साथ मुताबिकत रखती हो। हर क्लास में हर मौजू जो है वो आप चाहे समझें कि मैं बहुत अब तजर्बाकार टीचर हूँ, लेकिन मुझे जाने से पहले अपने नोट्स, अपनी पॉइंट्स ज़रा उनको रिफ्रेश कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप भूले नहीं होते, उन चीज़ों को याद आ जाती हैं आपको जब पढ़ाना शुरू करते हैं। मगर जो आपने पिछली दफ़ा कोई चीज़ पढ़ाई, उसको अब अगली क्लास को वही चीज़ आप पढ़ा रहे हैं या एक और सेक्शन को, तो आप यकीन करें कि आप अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उस दौरान आपकी अपनी सोच, आपके तजर्बात, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग, वो किसी ना किसी तरह से तब्दील होती है, इवॉल्व होती है। तो चूंकि हमारा अपना, हम खुद इवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से हम जो पर्सपेक्टिव अपना है उसको बदल लेते हैं बात करते हुए। ये बड़ी जरूरी चीज होती है। आप उसमें देखेंगे उसमें फिर मोनोटनी और बोरियत भी नहीं आती। अगर आप जरा पर्सपेक्टिव चेंज करके बात, वो तभी मुमकिन होगा कि आप जरा जब जाने से पहले देख लें कि ये चीज मैंने पढ़ानी है, पहले भी पढ़ा रहे हैं आप, मगर यकीनन जब आप देखेंगे कोई ना कोई एक नया जाविया, नया पर्सपेक्टिव, नया एंगल आपको उसमें मिलेगा। तो जो ये आपके सामने 3 बुलेट्स हैं, इनका बुनियादी तौर पे जो एक सब्सटेंस, बॉटम लाइन है इसके अंदर, क्रक्स है, वो ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जो नई चीजें हैं वो मालूम होनी चाहिए, और उसमें जो एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग नेचर होती है सब्जेक्ट की, चाहे वो नेचुरल साइंसेज हैं या सोशल साइंसेज हैं, सारे मज़ामीन इवॉल्विंग कैफियत के अंदर रोज नित नई थेरीज आ रही, चीजें आ रही। तो जैसे मैंने गुजारिश की कि पहले अखबारात, जैसे मैंने अपने सब्जेक्ट की बात की, तो आज तो देखिए ना, एक क्लिक के ऊपर सब चीजें अवेलेबल हैं। और वो सीनियर क्लासेस जहां बच्चों के पास कोई आईपैड या लैपटॉप या मोबाइल उनको अलाउड होते हैं या उनकी नेचर ऐसी है,
वो आप बोल रहे होते हैं तो वो साथ साथ चीज़ों को जो है वो एक चेक भी कर रहे होते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो वो आपको भी अपडेटेड रहना पड़ता है। तो इसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टीचिंग मेथड्स जो नए हैं, उन नए टूल्स को, मेथड्स को ज़रूर अप्लाई कीजिए। डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब टू इमर्जिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स इन टीचिंग। मिसाल के तौर पे एक बड़ा कन्वेंशनल मेथड है बोर्ड का इस्तेमाल, बड़ा इफेक्टिव है। देखा ये गया है कि जब आप अपनी क्लास में जाते हैं तो आप अगर बोर्ड पे लिख देते हैं जो आपने पढ़ाना है उस दिन टॉपिक, तो उसके बाद उसके कुछ हिस्से आप आगे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में तो जाहिर है बोर्ड उस तरह इतना एक्सटेंसिवली इस्तेमाल नहीं होता। मैं सोशल साइंस की अगर बात करूं, बाकी तो करते होंगे, उसके बगैर तो पढ़ा ही नहीं सकते। लेकिन सोशल साइंसेज या लैंग्वेजेस में भी देखा गया है कि जब आप लिखते हैं कोई चीज़ और उसके बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप कामयाब होते हैं स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन को या फोकस को अपनी तरफ पुल या अट्रैक्ट करने की। ये एक ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो इम्पैक्ट ज़रूर अपना छोड़ती है। तो टीचिंग मेथड्स में कुछ इनोवेट भी करें चीज़ों को। बाज़ औक़ात जो है हम, चूँकि हमारा जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है ख़ासतौर पे सरकारी सेक्टर के अंदर, इसमें एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच से सारी टीचिंग हो रही होती है। उसके कुछ प्रोज कॉन्स हैं, फ़ायदे नुकसानात, वो एक अलग बहस है, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन हमें वहाँ पर अपने मेथड्स को रिविजिट, इनोवेट, अपडेट करते रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे बाज़ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें जो स्पीच है, गुफ्तगू है, बहुत इन्वॉल्व है और उसमें ज़्यादा वक्त जो मेंटोर या उस्ताद है वो कंज्यूम करता है। मगर अगर वो ये देखे कि भाई मैं अगर 80 मिनट या 60 मिनट में 45 में से 80% बात मैं कर लूँ, 80% टाइम मैं इस्तेमाल कर लूँ, कंटेंट की नेचर ऐसी है, तो मुझे कम से कम को 20-25% टाइम तो ऐसा जो है वो स्टिपुलेट या एलोकेट करना चाहिए, रखना चाहिए कि जिसमें मैं पूछूं जो सामने बैठे हुए हैं रोस्ट्रम के उस तरफ, उन्हें भी इन्वॉल्व करूं। जाते ही कुछ बातें भी पूछी जा सकती हैं जो पहले आपने लेक्चर दिया है उसके बारे में, या जनरली जो आज उस पे रैंडमली कोई उनसे बात, ऐसा सवाल पूछ लीजिए ताकि वो ज़रा उनके परसेप्टिव इंस्ट्रूमेंट्स अलर्ट हो जाएं, ज़रा सोच उनकी कि आज ये बात हम करने लगे हैं। बताए बगैर भी आप पूछ सकते हैं कि आज हमने क्या टॉपिक पढ़ना है, इसके बगैर भी जाते ही आपको ऐसी बात करें कि जिससे उनकी कोई फोकस अपनी तरफ आप लें, फिर आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करें ताकि उन्हें समझ हो कि असल में ये बात की जानी थी। ये सारे तरीक़ेकार आजमाए जाने चाहिए। डिजिटल जो टेक्निक्स हैं या क्लासों के अंदर, अब आपको पता है पिछले कुछ सालों से कोविड के बायस जो हाइब्रिड क्लासरूम्स हैं, हाइब्रिड टीचिंग है, इसका रवाज बढ़ गया है। वो भी एक नया फिनोमेना है। उसके अलावा अब जो एक और चीज़ है वो बेसिकली एकेडमिक साउंडनेस के साथ वो मेरे और आप यानी असातिज़ा की शख्सी कुछ औसाफ हैं, शख्सी सलाहियतें हैं कि हम बतौर एक इंडिविजुअल के, इंसान के, क्या ऐसा स्किल सेट, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या वो औसाफ रखते हैं कि जो उस्ताद के लिए तो बेहद ज़रूरी है। जिनमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम एक मैकेनिकल तरीके से, मोनोटोनस तरीके से, एक मोनोलॉग के तौर पे या तरीके से या तर्ज पर सिर्फ क्लासों में जाके खुतबा, क्लास और एक जो एक रिचुअल है वो पूरी करें और आ जाएं, तो इसका कोई फायदा नहीं। देखा यही गया है कि क्लासों के अंदर जब आप ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स, इनोवेटिव, क्रिएटिव तरीके से काम करते हैं तो कामयाब होते हैं। वो कब हो सकते हैं? जब आप ये रियलाइज करें कि सब एक जैसे लोग नहीं बैठे हुए मेरी क्लास में। कुछ बड़े हाई अचीवर्स हैं, कुछ लो ग्रेडर्स हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ शाय हैं, कुछ नॉटी हैं, कुछ जो है वो ज़रा एलिमेंट ऐसा है कि जिसको डिसिप्लिन भी मुझे करना है। तो अब मैंने असल में बतौर उस्ताद के इस पूरे क्लासरूम को कंडक्ट करना है और मैं किस तरह एक इफेक्टिव टीचिंग जो है उसको कैरी आउट कर सकता हूँ, उसके लिए आपका एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एम्पैथी बुनियादी तौर पे जो है वो उस्ताद के अंदर उसके स्किल सेट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रीरेक्विजिट्स में से एक मेजर इंग्रेडिएंट है। क्योंकि
हम इंसानों से हमारा वास्ता है, ये याद रखिए। और इंसान जो है उनमें तनव्वो, वेरिएशन और जो एक एक दूसरे से उनकी कहिए कि मुख्तलिफ हैं सिफ्तें, हालात, सोच, वो एक बड़ा एक एस्टेब्लिश्ड रियलिटी है। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि हम जब एक क्लास में जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो पढ़ाया हुआ सबक है या हमने जिन चीज़ों के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, समझाने की कोशिश की है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, साइंस है या सोशल साइंसेज हैं, उनको बाज बच्चे तो ग्रैस्प कर रहे हैं, बाज नहीं कर पा रहे। बाज जो हैं वो इसलिए ग्रैस्प नहीं कर पा रहे कि हो सकता है हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी में कोई उनके लिए फ्लॉ है, हम उनको पुट अक्रॉस नहीं कर पा रहे, या ये भी मुमकिन है कि चूंकि वो इंसान है तो वो किसी ट्रॉमा, क्राइसिस, प्रॉब्लम, किसी साइकोलॉजिकल इशू, किसी सोशल इशू, किसी और इस तरह की उलझन में है, और उसके बायस वो क्लास के अंदर इफेक्टिवली चीज़ों को लर्न नहीं कर पा रहे। उनकी लर्निंग के रास्ते में जो ब्लॉकेजेस हैं वो बुनियादी तौर पे हो सकता है वो जिन फैमिली कंडीशन से आ रहा है उसमें मसला है। वो जरा फिर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होता है कि बतौर इंसान सोचना है दूसरे इंसान के लिए। यही एम्पैथी है, जैसे कहा जाता है ना, पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते। तो सिर्फ एक रिचुअल के तौर पे हम आकर एक मैकेनिकल अंदाज में अपना टाइम पूरा करें एंड हियर वी गो, ऐसा नहीं है। बल्कि साथ साथ अगर ये थोड़ी सी एक अपनी अखलाकी, माशरती, दीनी, एक इंसानी नाते पे या नाते में उसके तौर पे अपनी जिम्मेदारी समझ ली जाए कि भाई हम थोड़ा सा कोशिश करें कि क्यों कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है वो वाले रिजल्ट नहीं दे रहा या उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो इट कैन गो अ लॉन्ग वे। आपका 2-4 मिनट का जस्ट एक छोटी सी एफर्ट कि मैं जानने की कोशिश करूं कि कुछ लोग तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लर्निंग भी ठीक जा रही है उनकी, मगर कुछ जो हैं दे आर लैकिंग। तो वो लेगर्स जो हैं उनके इश्यूज बाज़ वो होते हैं जो आउटसाइड द क्लासरूम उनकी बेस होती है, उसको भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपको पता ही है कि आज के दौर में इकोनॉमिक कंडीशंस बड़ी प्रेसिंग हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रेस्ड हैं लोग, बड़े ट्रॉमेटाइज्ड हैं कई फैमिलीज, कई जगहों पे 6-8 लोग होते हैं, कमाने वाला एक होता है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, प्रेशर्स हैं बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर। तो उन्हें बाज़ात अपने इमीडिएट सोशो इकोनॉमिक सेटअप से वो इंस्पिरेशन, गाइडलाइन, मेंटोरशिप नहीं मिलती जो ओरिएंटेशन या मेंटोरशिप आप कर सकते हैं। तो उसमें आप उनके कम से कम इंटेलेक्चुअल कुछ जो साइकोलॉजिकल उलझने हैं उनको तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई एक आधा ऐसा 4 मिनट पूछ लें कि भी क्या इशू है, हो सकता है वो क्लास के सामने ना बताना चाहता हो, आप किसी जनरल पर्सपेक्टिव से भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं। करियर पाथ में उसको उलझन हो रही हो, जैसे मिसाल के तौर पे कभी एक ज़माना था तो तालीम का मकसद सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने ही होता था। तो ज़ाहिर है फिर ट्रेंड्स भी बदले, इसी तरह अब कुछ और चीज़ें आ गई सामने। तो आज के ज़माने के अंदर तो आप देखते ही हैं कि बहुत सारी फील्ड्स मौजूद हैं, बहुत एक डाइवर्सिफाइड दुनिया है, बहुत ही डाइवर्स है। और जो आपका एक करियर पाथ का मेन्यू है दैट इज़ प्रीटी लार्ज, और उसमें से हेल्प कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स को कि वो अपना जो एक करियर है वो कौन सा चूज कर सकते हैं आउट ऑफ दैट प्रीटी लार्ज मेन्यू। तो मेरा ख्याल है कि उसमें फिर हम अपनी किताबों से, बाज़ाब्ता निसाबी चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ के उसकी मदद कर सकते हैं। उसकी कोई उलझन है तो उसको हल कर सकते हैं, और ये उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। इसी तरह हम बाज़ औक़ात अपने लेक्चर्स में देखते हैं कि जैसे अब यकीनन अंग्रेज़ी अदब के भी बैठे होंगे उस्ताद, तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैंने बर्टन रसल का एक शॉर्ट ऐसे था वर्क, वो पढ़ा था। उसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन उसने लिखी हुई है। उसने कहा कि जो एलिमेंट ऑफ अचीवमेंट है वो हमारे काम को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाता है,
और अगर हमारे किसी काम में एलिमेंट ऑफ अचीवमेंट या रिवॉर्ड मिसिंग है तो वो उसमें बोर्डम आ जाती है। अब हमारे लिए कौन सा ऐसा रिवॉर्ड या अचीवमेंट है जो हम बच्चों के लिए रखें कि वो अब बाज़ औक़ात जहाँ वो अपनी कंसंट्रेशन को लूज कर जाते हैं या दिलचस्पी नहीं लेते या क्लासों से भागते हैं, उनको हम पुल कर सकें, लेकर आ सकें। हमारे पास उसके लिए जो स्किल सेट है वो क्रिएटिविटी है। और क्रिएटिविटी जो है उसमें मैंने ये देखा है कि मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा, अगेन समथिंग एम्पिरिकल आई एम शेयरिंग विद यू एज एन इंफॉर्मेशन। वो ये है कि मेरी नज़र में तो उस्ताद एक लिंग्विस्ट होना चाहिए। उसको अपनी एक नेशनल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या रीजनल और जो उसकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की ज़बान है, उन तीनों में उसे प्रोफिशेंट होना चाहिए। उसकी वो प्रोफिशेंसीज जो हैं वो बड़ी काम आती हैं उसकी, क्योंकि बाज़ औक़ात वो गुफ्तगू कर रहा है, उसमें अदब अगर ज़्यादा है, फ़लसफ़ा ज़्यादा है, इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजीज़, सब्जेक्ट सेंट्रिक लैंग्वेज ज़्यादा है, बच्चे बोर हो सकते हैं। उसमें अगर कोई वो एक ऐसी गुफ्तगू में ऐसा उसका कोई मुतबादल लफ्ज़ ले आता है अपनी रीजनल लैंग्वेज में से, अंग्रेज़ी अदब पढ़ाते नेशनल लैंग्वेज पढ़ाते, या नेशनल लैंग्वेज पढ़ा रहा है तो कोई जो अंग्रेज़ी ज़ुबान का कोई ले आता है उसमें हवाला, चाहे वो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा रहा है तो उसमें भी अब आपने देखा है कि हमारे बहुत सारे माशाल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाने वाले असातिज़ा जो हैं वो अब बाइलिंगुअल लेक्चर्स देते हैं, और उन्होंने जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी स्किल्स बड़ी अच्छी डेवलप कर ली हुई हैं। अब तो कुछ ऐसे स्कॉलर्स हमारे सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र आते हैं कि जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 2-3 ज़बानों में गुफ्तगू कर सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो उसे लैंग्वेजेस का अगर इशू नहीं है, बैरियर नहीं है, तो वो बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल करता है, और जब वो देखता है कि क्लास अपनी तवज्जो जो है लूज कर रही है या मुझे कोई क्लास के लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो क्रिएटिविटी का एक जो मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि वो अपनी उन लैंग्वेजेस को जो है उसका एक इंटरप्ले, उसका एक मिक्सचर इंटरचेंजेबली उनको कभी कोई उसमें कोई ना कोई पंच जो है वो ऐसी चीज शामिल करता है कि जिससे बच्चे उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ टास्क हैं, असाइनमेंट्स हैं, और कुछ जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी थोड़ी देर पहले कि आप रियल टाइम एग्जांपल्स देते हैं। आप अगर कोई डेमोक्रेसी की बात ही कर रहे हैं, इकोनॉमी की कर रहे हैं, आप एग्जांपल्स वो ले आते हैं जिनसे बच्चे वाकिफ होते हैं हिस्ट्री पढ़ाते हुए। मिसाल के तौर पे मैंने एक बड़ा लंबा अरसा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ाई है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। आपको पता है इसके जो साथी होते हैं ये कॉलेजेस में पाक स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं। तो मैं ये देखता था कि यंगर जनरेशन्स जो हैं वो टू नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल रैशनल को जब मैं डिस्कस करता था तो वो एक टाइम आता था कि उसमें उनकी कंसंट्रेशन लूज हो जाती थी, क्योंकि हिस्ट्री का एक बहुत लंबा चौड़ा नैरेटिव वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते थे। तो फिर मैं क्या करता था, मैं फिर उन्हें पिछले 10-12 साल की जो मेरे अपने ऑब्जर्वेशन और जानकारी में चीज आई वो ये थी कि मैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना तो फिर उसके बाद जो उस्ताद मुसलमानों के ऊपर टूटी है, ये तो बिल्कुल वो दौर याद आ गया कि जब गाय ज़िबा करना जो है वो मुमकिन ना था। रिचुअल्स जो है आप किए हैं, मजहबी रसूमात हैं, तौर तरीके जिंदा रहने के अपने मजहब के मुताबिक, सकाफत के मुताबिक, अकीदे के मुताबिक उनमें मुश्किलात थी, वो बढ़ने लगी। तो फिर हमारा काम आसान हो गया। हम कहने लगे कि देखिए टू नेशन थ्योरी की जस्टिफिकेशन तो ये है कि जब नरेंद्र मोदी इलेक्ट हुआ तो टू नेशन थ्योरी या कायदे आजम विंडिकेट हो गए, जस्टिफाई हो गए। तो अब ये एक क्रिएटिव अंदाज है कि जब आप उनको एक हिस्ट्री का नैरेटिव बेचना चाह रहे हैं तो वो बाय नहीं कर पा रहे उस तरीके से जैसे आप चाहते हैं, तो आपने फिर उसको रैप अप किया है एक बड़े अच्छे पैकेज में, और वो पैकिंग जो ऊपर चढ़ाई है आपने, वो आपने आज के दौर के वो वाकयात हैं जिनसे वो वाकिफ है, 24/7 उनकी नजरों से गुजरते हैं। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्रिएटिव वे कि जिससे आप उनकी तवज्जो को हासिल करने में कामयाब होते हैं, अदर देन द फैक्ट
कि लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है उसको जब आप इंटरचेंज करते हैं या मिक्सअप करते हैं तो वो भी एक तरीकाकार हो सकता है। सो ये आपके अपने इख्तियार में मौजूद है बतौर एक उस्ताद के कि आपने उसको किस तरीके के साथ किस तरह से क्रिएटिवली ये काम करना है, ठीक है ना जी। क्योंकि जो है ना कि एक बिल्कुल रवायती अंदाज में, तो बाज़ औक़ात आपको अनकन्वेंशनल अंदाज में भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो सुनी जा सके। कम्युनिकेशन तो देखिए बेसिक फंक्शन है टीचर टॉट रिलेशनशिप। अगर सेंडिंग और रिसीविंग एंड्स जो हैं वो जुड़ ही नहीं रहे आपस में, तो फिर तो जाहिर है कि कम्युनिकेशन का रिलेशनशिप तो नहीं डेवलप होगा। जो बात आप कर रहे हैं वो उन तक पहुंचनी चाहिए। इसके अंदर बैरियर्स होते हैं बहुत सारे। हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन का जो प्राइमरी व्हीकल है वो लैंग्वेज है। तो ये हमारा काम है कि हमने उस बैरियर को किस तरीके से दूर करना है, किस तरह रिमूव करना है। हमने अभी मिसाल में दे चुका हूँ कि आपको अपनी जो एक प्रोफिशेंसी है लैंग्वेजेस, एक पे नहीं मुतअद्दिद ज़बानों पे, एटलीस्ट रीजनल, नेशनल, और जो आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस लिटरेचर चूँकि ज़्यादा अंग्रेजी में अवेलेबल होता है बहुत से मज़ामीन, तो इन तीनों पे ऊपर हमें जो है वो एक प्रोफिशिएंसी तो होनी चाहिए ताकि हम इनको इस्तेमाल करके सहल बनाएं, आइडियाज़ के जो है वो उसको भेज सकें सामने लोगों तक। उसके अलावा हमने देखा है कि क्लासों के अंदर कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो कि खुद सवाल पूछना पसंद करते हैं, हाथ खड़ा करते हैं। इनकरेज कीजिए उनको। मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात असातिज़ा के लिए दौरान गुफ्तगू जो लेक्चर के दौरान सवाल हैं उनको एंटरटेन करना शायद उस तरीके से पॉसिबल नहीं होता जैसे शायद आइडियली या थ्योरेटिकली होना चाहिए, क्योंकि हमारा निज़ाम तालीम, जैसे मैंने गुजारिश की, कि टीचर सेंट्रिक है, एक अथॉरिटेटिव पोस्चर और स्टेचर और एक किरदार देता है उस्ताद को, जो मैंने कहा भी था कि बहुत से हवालों से बेहतर भी है, चाहिए भी है, और बाज़ जगह पर उस पर सवाल उठता है कि बात हो भी सकती है। ह्यूमन माइंड्स को अगर आप सोच विचार करनी सिखाना चाहते हैं और ख़ास तौर पे आप चाहते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग इनकलकेट उनमें हो, तो फिर आपको उन्हें बोलने की इजाज़त देनी पड़ती है। जब वो बोलते हैं तो नेचुरली उन्हें फिर वो बात पूछनी चाहिए, करनी चाहिए जो वो पूछना चाह रहे हैं। हम नहीं उनको बता सकते कि आप ये पूछें, आप ये सोचें। अफसोस ये है कि हमारा एक लंबे अरसे से निज़ाम तालीम जो ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम सरकारी सेटअप में है, उसके अंदर जिसका हम प्रोडक्ट हैं, उसमें हमें ये बताया गया कि ये लें, ये सोचना है आपने। हमें सोचना नहीं सिखाया गया। लेकिन जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो जो जदीद तरीके तालीम है, CIEs हैं, कैम्ब्रिज के जो एग्ज़ाम्स हैं इंटरनेशनल, या इसी तरह दीगर, आप बैकलॉरिएट आ गया या और अमरीकी सिस्टम आ गए, डायरेक्ट मेथड आ गए, तो उनमें हमने देखा कि फिर जो जहनों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग का एलिमेंट है वो ज़्यादा मजबूत भी हुआ। क्रिएटिवली लोगों ने सोच विचार करनी शुरू की। मगर कम्युनिकेशन के बैरियर्स को बाहर सूरत जांचना, समझना, और उनको, लैंग्वेज हो सकती है हमारी, बाज़ औक़ात हम ऑडिबल ही नहीं होते, पिछली जो बैठा हुआ लाइन में स्टूडेंट है उस तक आवाज़ भी नहीं जाती। फिर आपको पता है पंखे चलते हैं, अगर चल पड़े बाज़ औक़ात वो भी नहीं चलते, शोर शराबा भी है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, तो फिर ज़ाहिर है जो हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर रहते हुए ज़ाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि ये प्रोफेशन से ज़्यादा है कुछ, जो टीचिंग है इसको सिर्फ प्रोफेशन ना समझिए। तो फिर हमारी कुछ अखलाकी, इंसानी, माशरती, दीनी जिम्मेदारियां भी ये होती हैं कि हम ज़रा अपनी एफर्ट को इन्हांस करते हैं, ऑडिबल होने के लिए उन तक बात भी जाए। और फिर उसके साथ साथ जो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जैसे मैंने कहा कुछ बच्चे वॉलंटियर हैं, वो पूछते हैं, और आप उनको कह सकते हैं शुरू में, अगर आप नहीं इस चीज़ को पसंद करते कि मुझे दरमियान में इंटरजेक्ट किया जाए, इंटरसेप्ट किया जाए, तो आप कहते हैं कि ठीक है भाई, तरीकाकार हम तय कर लेते हैं क्योंकि ये एक एकेडमिक डिस्कोर्स है, आइए इसको स्ट्रक्चर करते हैं। मैं गुफ्तगू पहले करूंगा 40 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, जो आपकी क्लास का एक वक्त है उसके मुताबिक, और बकिया वक्त में फिर आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। अगर उस दौरान आपका कोई सवाल आ जाता है आपके जहन में, प्लीज कीप जॉटिंग इट डाउन, और जब एंड हो तो पूछ लें। और तजर्बा मेरा ये बताता है कि जब आप गुफ्तगू शुरू करते हैं, खास तौर पे उन सब्जेक्ट्स की
जिनमें आपने एक पर्सपेक्टिव से बात करनी है, एग्जांपल्स देनी, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, तो आप जब तक खत्म करते हैं अपने लेक्चर को, तो जो सवाल पूछने के लिए या जो सवाल जहनों में आते हैं स्टूडेंट्स के, उनमें से 99% जो है वो जब आप लेक्चर खत्म करते हैं तो उस वक्त तक वो एड्रेस और आंसर हो चुके होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ चीज रह जाती है तो आप कह सकते हैं कि इसके बाद आप पूछें, मैं टाइम दूंगा। एक ये तरीका है। दूसरा ये होता है कि वॉलंटियर स्टूडेंट्स तो हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो शाय हैं, पूछना नहीं चाहते, या बैक बेंचर हैं, या वो नहीं खुद ब खुद आगे आना चाहते। आप उनको कैरी अलोंग कीजिए, आप उनको पुश करें, आप उनको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि वो आपसे सवाल करें, पूछें, या कम से कम जो क्लास में प्रोसीडिंग्स हैं उनका वो हिस्सा बन जाए। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि उस्ताद के डर खौफ से, या दूसरा ये है कि उस्ताद चूंकि वो जो अपनी एक क्रिएटिव अंदाज में, अपनी एक प्रोएक्टिव अंदाज में कोशिश ही नहीं कर रहा, इनकरेज नहीं कर रहा बच्चों को सवाल पूछने के लिए, तो वो जो डरे सहमे हुए या शाये हैं वो वैसे ही चले जाएंगे पूरे सेशन के बाद, बस वो वॉलंटियर ही 2-4 पूछेंगे। तो कम्युनिकेशन का बुनियादी तौर पे पूरा जो एक अमल है वो आपके गिर्द घूमता है। उसमें फिर आपने इस प्लेटफॉर्म को, क्लासिक प्लेटफॉर्म है, उसको फिर आपने ओपन करना है, इस्तेमाल करना है, ताकि एक कम्युनिकेशन जो है दैट शुड टेक प्लेस। और कम्युनिकेशन जाहिर है कि जैसे मैंने गुजारिश की है, वो सेंडिंग और रिसीविंग दोनों एंड्स को एंगेज करना है, और वो एंगेज करना जो है उसमें कैप्टन ऑफ द शिप आप हैं। और उसमें लैंग्वेजेस की मैं मिसाल दे चुका हूँ, उनको आपने जो है वो मुमकिन बनाना है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आपकी कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, और इसमें भी बुनियादी तौर पे हम ये देखते हैं कि मुझे तो यूं समझ आती है इसमें कि उस्ताद का कोई फेवरेट या अनफेवरेट नहीं होना चाहिए क्लास के। उसको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कोशिश करनी चाहिए कि मैं क्लास में हॉरिजॉन्टल लर्निंग जो है इसको बुनियादी तौर पे इनकरेज करूं, और जो बच्चे ज़्यादा शाइनिंग हैं, स्मार्टर एलिमेंट है, उनके ज़रिए से बाकी बच्चे भी उनको देख के या उनकी वसातत से पार्टिसिपेट करें, लर्न करें। या आप तमाम चीज़ों को मुमकिन बनाना है, और इस तरह से क्लास के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ उनकी जो मुख्तलिफ, उनकी ख़ास तौर पे स्किल सेट्स वेरी करते हैं, काबिलियत वेरी करती है, उनकी जहानत वेरी करती है, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और इसके अलावा मुझे तो नज़र आता है कि उस्ताद जो है वो एक पॉजिटिविज्म का या रोशन ख्याली का, आइडियलिज्म का, उसकी एक एपिटमी में होता है। जाहिर है वो डे ड्रीमर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने रियलिटी के साथ भी चीज़ें जोड़नी है। ऐसे मज़ामीन ख़ास तौर पे जिनके बगैर नौकरी मुमकिन नहीं है, उनके मार्केट इंडस्ट्री से रिलेशनशिप उस्ताद को मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो कौन सी हैं। जो इसको मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि समथिंग लाइक 10 years ago मैं एक इदारे में मास कम्युनिकेशन को हेड कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट था वो। तो उसमें 2 शिफ्टें थी, मॉर्निंग इवनिंग, एक सेल्फ सपोर्टिंग था इवनिंग। तो इवनिंग में जो लोग आते थे वर्किंग जर्नलिस्ट होते थे, मॉर्निंग में रेगुलर रूटीन में स्टूडेंट आते थे जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे थे। तो उस वक्त एक बड़ा दिलचस्प जो है वो एक मुशाहिदा तजर्बा हुआ कि जो चीज़ें हम पढ़ा रहे थे उनको पूरे मास्टर्स के प्रोग्राम के अंदर, उनको उनमें तमाम थ्योरी थी, प्रैक्टिस के साथ कोई वास्ता ही नहीं था उनका। तो जो फिर पढ़ के इंटर्नशिप के करीब आते थे, जाते थे, तो हमें जो फीडबैक आता था इंडस्ट्री से, मीडिया हाउसेस से, वो कहते थे जी इनको इन पेज ही नहीं आता, इनको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती, इनको जो है वो रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती, इनको कैमरा पकड़ना नहीं आता, माइक पकड़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता इनको। अब वो चीज़ें ऐसी थी कि जिनके बगैर अब आपका जो मैस कॉम की काम नहीं। तो आप वहां जाते हैं तो वो कहते हैं जी उर्दू टाइप करें, इन पेज आती है आपको, आपको जो है वो रिपोर्ट लिखनी आती है, न्यूज़ बनानी आती है, कोई आप वो चीज़ों में बिल्कुल वो आ रही थे, क्योंकि यहाँ वो गाइडें पढ़ते थे या वो लेक्चर्स थे। जैसे मैंने अभी मोनोलॉग का, टीचर आते थे, बोलते थे, चले जाते थे, और वही एनुअल सिस्टम, उसमें वो फिर बच्चे क्या करते हैं, वो आखिरी आखिरी दिनों में मेहनत करते हैं, पास हो जाते हैं। जबकि दुनिया के अंदर हमने उस वक्त जब बहुत से सेमिनार्स करवाए
और इंडस्ट्री के लोग बुलाए, मीडिया हाउसेस के लोग बुलाए, जो प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट थे उनको बुलाया, वर्किंग जर्नलिस्ट को। तो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त तो ये हाल है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जो बिल्कुल उनका प्राइमरी लेवल है स्कूलों का, उनमें वो बच्चों को ये मास कम्युनिकेशन या मीडिया या जर्नलिज्म की छोटी मोटी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो कैसे? वो कहते हैं मदर डे आता है मिसाल के तौर पर, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी जो है वो मैंडेटरी है हर बच्चे के लिए, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाने मैंडेटरी हैं, प्रेजेंटेशंस कराते हैं बच्चों से, ग्रुप बना देते हैं, टास्क देते हैं, और उसमें उनको फिर वीडियो कैमरा, उसके बाद उनकी एडिटिंग करना, इंटरव्यू रिकॉर्ड करना, अपनी मॉम से उसका कोई इनपुट लेना, इंटरव्यू लेना, फिर उसको आके मल्टीमीडिया पे क्लासों में टीचर हेल्प करते हैं उनको चलाने में। सो दिस इज हाउ दे वर गेटिंग ग्रूम्ड, कि जिनको वो इस तरह की तमाम चीजें सिखा रहे थे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि रियलिटी के साथ चेक बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री क्या चाहिए, क्योंकि सारा आइडियलिज्म या सपनों का सौदागर तो नहीं बनना होता उस्ताद ने, लेकिन उसे ड्रीम्स जो हैं वो देखना सिखाना भी होता है बच्चों को, क्योंकि उनके बगैर जिंदगी नहीं है। देखिए इमेजिनेटिवली सोचना जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इमेजिनेशन जो है वो उस्ताद उठाता है अपने तालिब इल्मों की। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई एकेडमिक एक्टिविटी, कोई एकेडमिक डिस्कोर्स जो है वो मीनिंगफुल हो ही नहीं सकता जब तक आप उसको जब कंक्लूड करें किसी आर्टिकल को, किसी लेक्चर को, किसी गुफ्तगू को, तो आप एक सिल्वर लाइनिंग, वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन ना दें। इसके अगर ये आप नहीं दे रहे, बंद गली में लाके आइडियाज, गुफ्तगू या अपनी जो एकेडमिक डिस्कोर्स है उसको लाके खड़ा करके आप छोड़ रहे हैं, तो आप तो कंफ्यूजन, सिनिसिज्म, डिजेक्शन पैदा कर रहे हैं नई नस्लों के। ऐसा नहीं, तनकीद बहुत जरूरी है। आपने उनको एक, हम आमतौर पे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्वॉट एनालिसिस, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स दोनों बताने, लेकिन उस्ताद उस उम्मीद को नहीं टूटने देता अपने तालिब इल्म की, जो जिसके सहारे पे वो आगे बढ़ेगा। उसको मोटिवेशन कह लीजिए, इंस्पिरेशन कह लीजिए, उसको आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मौजूदा दौर में या हालात इस तरह के हैं तो बस अब खात्मा है, दिस इज द एंड ऑफ द रोड। नहीं, सिल्वर लाइनिंग तो बाहर सूरत आपको देनी पड़ती है। इन तमाम नेगेटिव्स पॉजिटिव्स के बावजूद इवैल्यूएशन अपनी जब आप देते हैं, कंक्लूजन देते हैं, तो आप एक उसमें वे फॉरवर्ड देकर निकलते हैं, और वो आपकी शख्सियत। क्योंकि देखिए दुनिया जहान की आप उठाइए, यूनिवर्सिटीज, सेमिनार्स उठा लें आप दुनिया के मुख्तलिफ जो नेशंस के डेवलपमेंट के मॉडल्स अगर आप स्टडी कर लें, ये नहीं हो सकता कि उनकी यूनिवर्सिटियों या दरसगाहों के अंदर या सेमिनार्स में ये गुफ्तगू या निज़ाम तालीम में ये ख्वाहिश या एक मकसद ना रखा गया हो कि हमने कहाँ पहुँचना है, कहाँ लेके जाना है सोसाइटी। उसके लिए आपको आइडियलाइज भी करना पड़ता है, आपको उसके अंदर एक पॉजिटिविज्म इंजेक्ट करना पड़ता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरली आजकल क्या हो गया, आजकल तो ये है जी कि जिस जनरेशन को मैं और आप पढ़ाते हैं उसकी दो जिंदगियां हैं एक ही बात। एक उसकी वो जिंदगी है जो एक्चुअल स्पेस में है, और दूसरी उसकी जिंदगी वर्चुअल स्पेस में। सो जब एक ऐसी जनरेशन से आपका वास्ता पड़ा हुआ है, खास तौर पे मिलेनियल्स जो हैं, या जेन जी जिनको कहा जाता है, 2000s के बाद जो बच्चे पैदा हुए मोस्टली, वो तो एक मुतवाजी जिंदगी भी गुजार रहे हैं जो उनकी स्क्रीन टाइम से अंदाजा हो रहा है कि उसमें कितना रह रहे हैं, और एक वो उनकी जिंदगी है जो उनके घर हैं, बेडरूम्स हैं, स्कूल हैं, क्लासरूम हैं, शॉपिंग मॉल हैं, रिलेटिव्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, वगैरह वगैरह। अब जो बुनियादी तौर पे उनका ये एक डायलेमा है, ये मुश्किल है, एक जो एक पैराडॉक्स है, मखमसा है, इसको किस तरीके से आप केटर करेंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या है? पॉजिटिविज्म में क्यों बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि हम भी जानते हैं कि जो डिजिटल स्पेस में जिंदगी है भाई इनल है। वहां पे तो मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि एक तस्वीर जो है वो पता नहीं कितने फिल्टर्स से गुजारने के बाद एडिट करके तो आप सामने ले आते हैं। उसी तरह वीडियोस के साथ भी पता नहीं क्या कुछ आप कर सकते हैं। आपका जो पीयर ग्रुप है,
आपका जो एक सोशल सर्कल है उसमें जब ये सारा कुछ हो रहा है और सोशल मीडिया पे हर बंदा अपनी रियलिटी छुपा रहा है और जो सामने लेकर आ रहा है वो रियलिटी नहीं है, डिल्यूजन है, मुगालता है, तो जो यंगर जनरेशन है वो इस तरह के कंपटीशन, रैट रेस, इस तरह की जो एक कह लें बाज़ औक़ात एक कंपैरिजन कि देखें जी वो फलां बंदा तो ये खा रहा है, वो फलां जगह पहुंचा हुआ है, वो ये कर रहा है, और इसके बाद फिर आपको पता ही है कि फिर एक कारोबार भी है इसमें सोशल मीडिया पे, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि गुमनाम परिंदे हैं उसमें उड़ रहे हैं, मालूम नहीं है मंजिल क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन है ये लोग, तो उस खुले आसमान में कोई भी किसी को मिल रहा है, उसमें फिर आप एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ज़रूरी नहीं वो ठीक हो, आप एक तासुर बना लेते हैं, आप एक किसी का इमेज बनाते हैं, ज़रूरी नहीं वो ठीक हो। ये तमाम चीज़ों ने हमारे जो यंगर जनरेशन है इसमें वायलेंस, इसमें इनटॉलरेंस, इसमें कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा, बल्कि कुछ फिजिकल बीमारियां भी जो हैं वो पैदा हो चुकी हुई हैं। जैसे पिछले 10-12 साल की स्टडीज़, मेडिकल स्टडीज़ ये रिवील करती हैं कि 12-13 साल के बच्चे बच्चियों के अंदर एक बीमारी जिसको एपिलेप्सी कहा जाता है, मिर्गी, वो बहुत बढ़ गई है, और उसकी बुनियादी वजह स्क्रीन टाइम का ज्यादा होना, ये कानों में टूटियां हर वक्त इस तरफ, और आपका जो रियल लाइफ ऑक्सीजन का जो एक इनटेक रिक्वायर्ड है, बाहर आउटडोर गेम्स, दीज आर मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ। तो ऐसी आप जब एक जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप तो एक रवैया साज, मेमार, नेशन बिल्डर और सीरत और किरदार को आप जब मुतय्यन करने लगे हैं, तरतीब देने, तो आपने उनको उस सारे माहौल से जब डिस्कनेक्ट होके वो आपके पास आते हैं, तो वहां आपने एक उम्मीद उनमें लानी है। उनके जो बहुत सारे वो डिल्यूजन, जो जिस डिल्यूजनल जिंदगी में वो अपने कुछ ख्यालात जो है वो डेवलप कर चुके हैं, और एक बड़ा फॉल्स किस्म का कंपटीशन या कम्प्लेक्सेस उनको घेर चुके हैं, उसमें से निकाल, उसके लिए फिर जिंदगी के बारे में फेथ है, उसमें स्पिरिचुअल बातें हैं, मॉरल चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स, को करिकुलर, और उसके अलावा पेरेंट्स से उनका रिलेशनशिप, उनकी हेल्थ, बॉडी केयर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसकी सारी जानकारी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ती है। और फिर ये कि उन्हें ये बताना कि ज़िंदगी के अंदर जो एक्टिव पार्टिसिपेशन उनकी है, तालीम है, रियल लाइफ के तकाजे क्या हैं, एंड हाउ फार दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे एक्चुअली सी इन द लाइफ विच इज अ पैरेलल, सेकंड पैरेलल उनकी लाइफ है डिजिटल स्पेस में, वो जरूरी है। उसमें मैं समझता हूँ कि जो आपका एक किरदार होता है उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए, क्योंकि यंगस्टर्स के अंदर भी ये आ रहा है, जैसे कुछ बीमारियां उनमें ये डिप्रेशन भी आ रहा है। दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड में तो आप देखिए पिछले कुछ दहाइयों में, 20-25 साल में, जो लाइफ कोचिंग और इस तरह के जो बाकी काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनकी तो चांदी हो गई। क्यों? क्योंकि जो यंगर जनरेशन हैं नाउ दे सीक थेरेपीज, लाइफ कोचिंग, एंड दिस काइंड ऑफ यू सी प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम दैट कम्युनिटी। लेकिन हमारे यहाँ तो ये काम अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझें, क्लासों के अंदर, घरों में माँ बाप करते हैं, मगर हम उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये इस रिलेशनशिप को चीज़ और हेल्दी करती है। टीचर जो है जी वो बड़ा ही एक लाइवली एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, वो फेवरेट और नॉन अनफेवरेट का भी कोई तस्वुर नहीं रखता, कंसिस्टेंट है। अब इसमें मुझे तो जो एक इन 4-5 ये जो सामने आपके चीज़ें आ रही हैं, इनमें जो मुझे एक नजर आती है चीज कि जिसको मैं सादा लफ्जों में एक्सप्लेन करूं, वो ये है कि हमारा जो बुनियादी तौर पे एक रोल मॉडल की हैसियत है, उसमें हम अगर अपना काम ईमानदारी से करें, कोई उसमें रॉकेट साइंस बहुत बड़ी तरद्दुत करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप वक्त पे चले जाएं पंक्चुअल क्लास के अंदर, पहला तो आपने एक कारनामा ये सर अंजाम दे दिया और कामयाब हो गए कि आप जाके अपने टाइम पे खड़े हो जाते हैं। अगर तो बच्चों को ये पता होता है कि हमें क्लास में पहुंचना है, क्योंकि हमारे टीचर जो है वो पहले आए हैं अपने टाइम पे। फिर आप अपने टाइम पे उसको छोड़ें। मुझे अभी भी याद है गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे उस्ताद मोहतरम थे, आजकल अमेरिका में सेटल्ड हैं, तो
वो 15 मिनट लेट आते थे क्लास में, 15 मिनट पढ़ाते थे, 15 मिनट पहले छोड़ते थे। वाइस प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल तो जब मैं गया गवर्नमेंट कॉलेज 1980 में तो फिजा रहमान साहब थे। वाइस प्रिंसिपल शमसुद तौहीद साहब थे, कई साल वहां पे रहे, बड़े लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रिंसिपल। क्लासों की चेकिंग की जिम्मेदारी आमतौर पे जो होती है ना जी, वो वाइस प्रिंसिपल्स के हिस्से आती है। रिस्क जो है वो अपने काम दिखा। मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से याद है कि कभी किसी ज़माने में हमने वो राजा गिद्ध, एक जो अफसाने बानो कुदसिया के हैं, उनमें जीन्स म्यूटेशन का एक जो है वो अफसाना वो उसमें मौजूद है कि किन पैसों से आटे की बोरी आई और फिर उसके क्या असरात पड़ते हैं। दो तरह की मिसालें, ये हमें ज़हन में बात रख लेनी चाहिए। आप यकीन कीजिए इनके असरात पड़ते हैं, आजमा के देख लीजिए आप इस चीज़ को। जब आप खुलूस से पैशनेट होके नीयत के साथ अपना काम करते हैं तो अल्लाह ताला उस काम को रिवॉर्ड करते हैं। वो जरूरी नहीं कि उसी वक्त आपको ग्रेड 20 मिल जाए, उसी वक्त कहीं वाइस चांसलर लगा दें आपको, अगले 4 साल में आप कहीं पता नहीं क्या लग जाए, मुमकिन तो है, लेकिन क्वांटिफाई मत कीजिए और वो एकदम उस तरह कीजिए। ये मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है। आपकी सेहत है, फैमिली है, औलाद है, इज्जत है, साख है, खैर बरकत है। ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके पैशनेट होने या खलूस नीयत से काम करने का रिवॉर्ड है जो अल्लाह ताला देता है। इसी तरह से आप भी बच्चों को, जब वो आपका काम आप देखते हैं कि ठीक कर रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, तो आप उनको किसी न किसी तरीके से रिवॉर्ड कर सकते हैं। इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ व्हाट यू कॉल प्रेज एडिशन, दैट वाज लॉन्ग। एक उस्ताद या कोई, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, नेपोलियन बोनापार्ट, वी ऑल नो अबाउट हिम, फ्रेंच किंग था, स्ट्रॉन्ग हुक्मरान,
बहुत शदीद इख्तियारात वाला ताकतवर डिक्टेटर। तो नेपोलियन जो बादशाह था उसने 400 अपने गार्ड्स रखे हुए थे, नेशनल गार्ड्स जिनको वो कहता है। तो वो नेशनल गार्ड्स जो थे, जिनकी कॉपी करते हुए कर्नल कदाफी ने भी रखे, जुल्फकार अली भुट्टो ने एफएसएफ बनाई पाकिस्तान में। तो तारीख में ये लिखा है, जो भी नेपोलियन बोनापार्ट की बायोग्राफी पढ़ते हैं जानते हैं कि उसने 400 अपने बॉडीगार्ड्स के नाम अजबर किए हुए थे। वो उनको उनके नामों से बुलाता था और वो उसके साथ बड़े लॉयल थे। आप जब एक उस्ताद के तौर पे अपने स्टूडेंट्स के साथ शफकत से पेश आते हैं, जब आप उनको उनकी बात सुनते हैं, जब आप उनको जानने की कोशिश करते हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके दाखिले भिजवाने शुरू किए जाएं या उनके कुछ और मसले मसाइल में दिलचस्पी ली जाए, कतई तौर पर हम प्योरली प्रोफेशनल एकेडमिक बात कर रहे हैं। जिन चीज़ों का ताल्लुक उनकी एकेडमिक जिंदगी के साथ है, एजुकेशनल लाइफ के साथ है, बराह रास्त उनमें लर्निंग के प्रोसेस, तो उसमें हम देखते हैं कि फिर टीचर्स जो हैं वो अगर उनको वो देखते हैं कि उन्होंने काम अच्छा किया है, मिसाल के तौर पे मैं अगेन अपनी एक एग्जांपल दूं, तो हमारे एक सिविक्स के उस्ताद होते थे मुजफ्फर मिर्ज़ा मरहूम साहब, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। सेकेंड ईयर में मैं उनसे सिविक्स पढ़ता था, तो वो क्लास टेस्ट रेगुलर लेते थे। तो क्लास टेस्ट जब वो रेगुलर लेते थे तो उन्होंने एक तरीका रखा हुआ था कि वो जो नंबरों के हिसाब से हाई अचीवर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उनको कुछ ना कुछ, कोई मैगजीन, कोई किताब, कोई पेन, इस तरह की चीज़ जो है इनाम टोकन के तौर पे देते थे। और वो एक बहुत बड़ी बात होती थी। वो जब उस्ताद एक्नॉलेज करता है तो वो जनाब, फिर जैसे आप देखते हैं बच्चों को स्टार मिलता है काम पे, तो वो फिर घर में दिखाते हैं जाके। इसी तरह हमें जब वो किताबें मिलनी, तो एक तो शौक पैदा हुआ कि और ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, दूसरा फिर घर आके बात करनी, दोस्तों को बताना। तो ये एक एक तरीकाकार है जिससे कि आप बच्चों को जो है वो, एक तो ये है कि उनकी तवज्जो ले लेते हैं, दूसरा उनको आप माइल करते हैं लर्निंग के लिए, और फिर उनके अंदर जो आप समझते हैं कि उनकी कोई कमी बेशी है शख्सियत में, काबिलियत में, अहलियत में, उसको फिर आप ग्रूम करने, नर्चर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ऑनेस्टी का जो ताल्लुक है ना जी, वो 2-3 चीज़ों में है। वैसे तो जाहिर है ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक फीचर होता है उस्ताद का। उसमें पहली तो चीज़ मैं कह ही चुका हूँ कि आप अपना वक्त, अपनी सब्जेक्ट को कितना आपने सीखने में जो है वो सीरियसली लेना है। दूसरा ये है कि आप अपनी जो इवैल्यूएशन करते हैं स्टूडेंट्स की, उनको आप जो है, वैसे तो जैसे देखिए ना, लिखा हुआ है कि ये एक पैकेज है, वक्त पे जाना, वक्त पे क्लास छोड़ना, अपना कंटेंट टाइम पे डिलीवर करना, ठीक है, ये तो उसका सारा। लेकिन उसमें एक और थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे अगर हम चले जाएं, तो क्लासों में आपको पता है कि हमें जो एग्जामिनेशन है, टेस्ट हैं, क्विज हैं, वो एक पिवटल पार्ट है पूरे लर्निंग प्रोसेस। तो उनके बगैर एकेडमिक्स मुमकिन ही नहीं है। तो उसमें ऑनेस्टी का तकाजा ये है कि जब आप पेपर, बच्चों के पेपर लेते हैं, खासतौर पे हाउस टेस्ट, सेंड अप, प्रमोशन एग्जाम, या सेमेस्टर सिस्टम में क्विजेज हैं, मिड है, प्री मिड है या फाइनल है, उनकी इवैल्यूएशन करते वक्त आपको मार्किंग करनी चाहिए, और उसको आप इवेल्युएट करें तो फेयर इवैल्यूएशन होनी चाहिए। और वो तकाजा करती है कि आप पूरा पेपर जो है इवेल्युएट करें एक बड़ी ऑब्जेक्टिव अंदाज से। उसके अलावा आप जब चेक कर लें उसको, उस पर कुछ कमेंट्स आप देना चाहें अगर ज़रूरत है वो दें। उसके अलावा उनको रिव्यू करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप रिव्यू नहीं करवाएंगे तो तब तक आप स्टूडेंट को हेल्प नहीं कर सक रहे, गाइड नहीं कर सक रहे कि वो अपनी शॉर्टकमिंग्स या अपनी कमजोरियों को कैसे इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि वो कहाँ ताकतवर है, कहाँ कमजोर है, किधर उसकी स्ट्रेंथ है, किधर वीकनेस है, क्योंकि उसकी जो कारकर्दगी है वो उसके सामने इवेल्युएट होके आई नहीं। और सिर्फ लिस्टें बोल देना ये मुनासिब बात नहीं है, रिव्यू करवाइए। क्योंकि एक इंसान जो है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप खुद उसको आजमा के देखिए। आप एक तहरीर लिखिए, एक सफ़ा,
एप्लीकेशन लिख लें, लेटर लिख लें, कोई एक कॉलम लिख लें, फिर उसको दोबारा पढ़िए कुछ देर के बाद, तो आपको उसमें गलतियां नजर आएंगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि बतौर एक ह्यूमन बीइंग के मैं एक स्क्रिप्ट जो है वो चेक कर रहा हूँ, तो मैंने उसको पहली गो के अंदर परफेक्टली चेक कर दिया। वो मुझे पता चलेगा जब वो रिव्यू होगा, तो मुझे भी नजर आएगा कि मुमकिन है 10 में से 1-2 ऐसे रह गए जिनका कोई पार्ट या पोर्शन या हिस्सा अनमार्क्ड रह गया या काउंटिंग में मिस्टेक। आपको पता ही है कि सरकारी तौर पे भी एज ए रूल बोर्ड यूनिवर्सिटीज में जो आप रीचेकिंग की बात करते हैं, तो उसमें ये 2 चीजें देखी जाती हैं कि वेदर सम पार्ट ऑफ द पेपर वाज लेफ्ट अनचेक्ड या काउंटिंग में कोई मिस्टेक। वो हमसे भी हो सकती है क्योंकि ह्यूमन एरर होती है। सो उसका भी चांस अगर आपने खत्म करना है, मिनिमाइज करना है, तो रिव्यू जरूरी है। फिर उसकी जो लर्निंग है वो उसके अंदर होती है, उसे पता चलता है कि ये मेरी गलती है, इसको मैंने सुधारना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत क्लास टाइम को तमाम चीजें ये इसका हिस्सा है। पंक्चुअलिटी पे बात हो चुकी है। आप लीडर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बल्कि, वो आपका एक बड़ा है। और उसमें नेचुरली बुनियादी चीज ये होती है कि हम क्लास के अंदर हम इवेल्युएटर होते हैं, जज होते हैं बतौर उस्ताद, कि बच्चों की सलाहियतों में कौन से बच्चे किन सलाहियतों में आगे हैं, किन में पीछे हैं, और फिर हमने उनको सिखाना है कि किस तरीके से उन्होंने एक टीम वर्क, एक ग्रुप टास्क या एक जो है टेंडम में उन्होंने मूव करना है। क्योंकि स्कूलों कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों में बहुत सारी चीज़ें इसीलिए जो पहले नहीं बच्चों को मालूम होती, तो वो घरों में तो देखें ना, घरों में बच्चे जो हैं वो अगर कोई बात गलत भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि उसका कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए, उनको सिखाने की भरपूर कोशिश हो रही हो। बाज़ औक़ात उनके बहुत वियर्ड या नाइव आइडियाज भी जो होते हैं, दे गेट एंडोस्ड बाय देयर ईदर बाय देयर सिबलिंग्स और बाय देयर पेरेंट्स। वो चूंकि लाड होता है, प्यार होता है। लेकिन जब आप एक कोहोर्ट में, ग्रुप में आते हैं, पीयर ग्रुप में आते हैं, क्लासरूम में आते हैं, तो वहाँ पे जाहिर है कि रिलेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वहाँ आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, अपना ओपिनियन भी हो सकता है, क्लैश भी होता है। तो बेसिकली क्लास की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टीचर के हाथ के अंदर। और इसी तरह से टीचर, वी नो वेरी वेल कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सोसाइटीज़ हैं मुख्तलिफ किस्म के, और इस तरह के फोरम्स हैं जिनको के टीचर्स ही जो है वो लेके आगे चल रहे होते हैं। एथिक्स के बगैर तो ज़ाहिर है मोरालिटी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम तो चूँकि आप गौर करें तो हम उस्ताद ख़ास तौर पे अगर अपनी नौकरी के दौरान भी कोई कारोबार करें तो धोखा खा लेते हैं, और जब रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई इस तरह का पैसे बढ़ाने का कुछ झांसा देता है, चांस, तो उसमें भी कई लोग आ जाते हैं। उसकी बड़ी वजह क्या होती है? हमने तो सारी जिंदगी गुजारी होती है प्रिंसिपल्स, आइडियलिज्म, रूल्स, थ्योरी, एथिक्स की बात करते हुए। अब वो प्रैग्मेटिक लाइफ जो है, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच से प्रैग्मेटिज्म जो है वो बेसिकली कुछ और तकाजे कर रहा होता है। तो एथिक्स जो है वो, अब हमारा तो काम ही चूंकि सारी जिंदगी ये होता है, तो हमने तो वो काम करना है। तो इसलिए हमने एक जायज और नाजायज की जो डिफ्रेंशिएशन है ना, वो बुनियादी तौर पे कभी हाथ से नहीं जाने दें। मैं समझता हूँ कि माँ बाप अपने घरों में अगर ये बुनियादी एक काम कर रहे हैं, या अगर इसको अब वो इंश्योर कर लें, तो वो तरबियत का हक पूरा कर दें। तो ये तरबियत बुनियादी तौर पे तालीम के साथ ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और इसका भी थोड़ा सा कोई ना कोई प्रबंध हमें करना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कि जो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपसे शेयर कर सकता हूँ, कि अगर आप जहन में ये बात बना लें, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे दुनिया में एक 80-20 का थीसिस या फिनोमिना है। दुनिया की 80% दौलत 20% आबादी के पास है, और जो दुनिया की 80% आबादी है वो 20% वसाइल सिर्फ है उसके पास। ये हैव नॉट और ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ की डिबेट है। तो मैं समझता हूँ कि 80-20 का थीसिस एक डिफरेंट अंदाज में अगर मैं बोरो करूँ वहां से ये वाला मॉडल, तो टीचिंग पे भी अप्लाई होता है। वो इस तरह होता है कि अगर हम 80% अपना टाइम जो है ना, वो कंटेंट की डिलीवरी और अपनी पेडागोजिकल स्किल्स के जो एप्लीकेशन है उनको दे दें, दरसो तदरीस, निसाब पूरा करना, पढ़ाना, और अपने निसाब को कवर करना, कोशिश करना कि वो उस कॉन्सेप्ट्स को समझें,
जो चीज़ें उसका हिस्सा हैं, और 20% हम रखें तरबियत के एतबार से। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है इस पूरे प्रोपोर्शन का, रेशो का, वो इस तरह से होना चाहिए कि डेली बेसिस पे जो हमारी क्लास है, अगर आप कभी गौर करें तो आपको 45 या 40 मिनट की क्लास अगर एग्जांपल ले लें, या 1 आवर और 90 मिनट्स, तो 25-30 मिनट गुजरने के बाद कभी कभार 30-35 मिनट डिपेंडिंग अपॉन दी टाइम फ्रेम, आप टीचर होते हुए अंदाज़ा लगाते हैं, महसूस करते हैं कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो बड़े इन्वॉल्व हो गए हैं, आपकी गुफ्तगू बड़े नमाक से सुन रहे हैं और बड़ी तवज्जो से आपकी बात सुनी जा रही है। और ज़ाहिर है उस वक्त हम उस पूरे माहौल के अंदर एक हुक्मरानी का एक कह लें एहसास लेके बैठे होते हैं। उसमें अगर आप ये इंश्योर कर लें कि भाई अब ये वक्त मुझे महसूस हो गया है कि आ गया है कि बच्चे स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप बड़े एक सट गैर महसूस अंदाज में उनकी तरबियत के लिए कोई उसमें ऐसी बात करें कि जो उनको आगे चल के भी काम दे और उनकी जो एक शख्सी किरदार की तामीर, शख्सियत की तामीर, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। यू कैन डू दैट। वो बड़ा एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है और वो जाहिर है कि हर सतह पे की जा सकती। मैं समझता हूँ चाहे वो एक मॉन्टेसरी क्लास में ये टीचर खड़ा है जिसकी मैंने एक एक मिसाल बड़ी, वो क्लास को ले जाता है उस मोड में, उस एक एक माइंडसेट में, एक माहौल में, वो ट्रांस में, जहां फिर वो अगर जो बाकी वो इम्पैक्ट करती है, उसे तलाश कीजिए कि वो कौन सा वक्त है, उसको ज़रा आप जो है वो इस्तेमाल करें तरबियत के लिए, क्योंकि तालीम जो है ना जी वो तरबियत के बगैर नामुकम्मल है या कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें हैं चंद जो कि हमें जाहिर है कि मलहूस रखनी होती है बतौर उस्ताद के, मोरलेस इन पे सब पे करिए। और इसके बाद अब जो है जैसे मैंने कहा था कि हम उस क्लोजिंग से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं 10-12 मिनट के लिए। तो आई वुड लाइक द एडमिन टू प्लीज अनम्यूट द पार्टिसिपेंट्स वन बाय वन जी एंड सर, जो पार्टिसिपेंट हैंड रेज करेगा मैं उनके माइक अनम्यूट कर दूंगा। अभी जी एक प्लीज हैंड रेज कीजिए। हो गया है। एंड आई एम ईगरली अवेटिंग जी सर, तो नंबर किसी वन पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज नहीं किया, काइंडली जो भी करता है मैं अनम्यूट करता जाऊंगा। जी जी प्लीज पार्टिसिपेंट्स, आप में से जो बात पूछना चाहें प्लीज डोंट हेजिटेट। इस गुफ्तगू के हवाले से है, अदर देन दैट है तो मैं कोशिश करूंगा उसको जवाब देने की। प्लीज मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मोहम्मद जी गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज टाउनशिप से बात कर रहा हूँ। जी नाम बताइएगा प्लीज। जी नाम मुझे प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिएगा प्लीज। मोहम्मद सरफराज यूनुस। जी जी सरफराज साहब, जी जी प्लीज आई कैन हियर। जी जी मुझे पता चल गया। जी थैंक यू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। एक ये कहता है कि स्टूडेंट को उसके लेवल पे आके पढ़ाना चाहिए ताकि उसको बेहतर तरीके से बात समझ आ सके। अब उसमें जो लैंग्वेज चल रही होती है माना, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वो ड्रामेटिक स्टाइल रखते हैं और उस तरीके से वो समझते हैं, तो उस तरीके से बात की जाए। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इस तरह करने से बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो आ जाती हैं और हमें अपनी लैंग्वेज भी बेहतर रखनी चाहिए और जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि हमने इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में से किसको फॉलो करना है, कौन सा बेहतर?
देखिए सरफराज साहब, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। मेरी इसमें अर्ज ये है कि चूंकि लेक्चर्स, जैसे मैंने अभी गुजारिश की, एक एकेडमिक डिस्कोर्स हुआ करता है क्लासरूम के अंदर। एकेडमिक डिस्कोर्स की जो लैंग्वेज होती है वो बाहर सूरत फॉर्मली होनी चाहिए, सब्जेक्ट सेंट्रिक लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, और उसमें जो एक आम फहम गुफ्तगू है उसका क्वांटम या मिकदार या हिस्सा एक हद तक तो काबिल कबूल है। वो इसलिए कि उसके बगैर जो कम्युनिकेशन है उसको सहल, आसान या मुमकिन बनाना जो है वो हमारे लिए फिर पॉसिबल नहीं रहता। तो वो इस्तेमाल तो करनी पड़ती हैं थोड़ी सी, कोई आपकी जो लिंगुआ फ्रांका या राब्ते की ज़बान के अल्फाज हैं अदर देन सब्जेक्ट सेंट्रिक वर्ड्स लैंग्वेज, वो चाहिए होती है। मैंने खुद उसकी मिसाल दी कि आप चूज करते हैं, अपने सिलेक्ट करते हैं गिवन या सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में से एग्जाम्पल, ताकि बच्चे समझ सकें। लेकिन प्रीडोमिनेंटली आपकी लैंग्वेज जो है वो आपके सब्जेक्ट के साथ अलाइंड हो, क्योंकि सब्जेक्ट जो है उसकी अपनी एक हर सब्जेक्ट की लैंग्वेज होती है, और क्लासों के अंदर उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज पे एक हद से आगे कॉम्प्रोमाइज उस सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उसकी जो एक कह लें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आप देना चाहते हैं मेंटी को या स्टूडेंट को, उसे वो फिर एडवर्सली इम्पैक्ट करती है, अंडरमाइन करती है। वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहता नहीं। इसकी मैं मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि बाज़ किताबें ऐसी हैं मार्केट में जो पढ़ने में बड़ी सहल हैं, बच्चे ज़्यादा खरीदते हैं, एग्ज़ाम में पढ़ के तैयारी करके उनसे पास भी हो जाते होंगे, मगर उनमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होता है उन टर्मिनोलॉजीज़ और जार्गन के ऊपर जो दरअसल उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज है, और उसका फिर उन्हें आगे चल के बाज़ जगहों पे एहसास होता है कि चूंकि हमने वो लैंग्वेज नहीं सीखी या उसको आप पढ़ ली। जैसे गाइडें हैं, इंडियन कई राइटर्स की किताबें हैं, उर्दू बाजार की गाइडें हैं, उनसे फिर ये होता है कि आप कर तो जाते हैं अपनी डिग्री या चीज़ें, लेकिन जो आपका एक गुफ्तगू बाद में, या देखें ना, जब सब्जेक्ट जो इंसान का होता है वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, और वो जब उसको बात करता है, ना पढ़ा रहा हो बेशक, वो उसको टीचिंग ना भी करे, लेकिन वो जब डिस्क्रिप्शन उसकी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि ये क्या पढ़ा हुआ है। तो मेरा अपना सरफराज साहब ख्याल है कि एक हद तक तो हम आम फहम जबान इनफॉर्मल तरीके से क्लासों में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी होती है। मगर प्रीडोमिनेंट जो हमारी सिलेक्शन या इंतखाब है अल्फाज और ज़बान का, वो होना चाहिए वो जो सब्जेक्ट सेंट्रिक है। उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर आती है, असातिज़ा को पहले नंबर पे ये आती है कि उन्हें पहले खुद उसको समझना पड़ता है, और फिर अगर वो समझ लेते हैं जो उन्हें समझना चाहिए, बिगिनिंग में हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक ही ये बताया एकेडमिक साउंडनेस, तो फिर वो उसके मुतबादल भी तलाश करते हैं आम जिंदगी की मिसालों में से, और वो फिर एक मिक्स एंड मैच करके तो प्रेजेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स को। ये है इसमें मेरी गुजारिश। जी, एडमिन अनम्यूट कीजिए और किसी साहब। जी सर, जिन पार्टिसिपेंट के हैंड रेज हैं उन सबका माइक अनम्यूट है सर। जी जी, प्लीज पार्टिसिपेंट्स, यू आर अनम्यूटेड एंड प्लीज डोंट हेजिटेट, गो अहेड, पूछें। माशाल्लाह से आप तो उस्ताद हैं, ये 10-12 मिनट आपके लिए रखे हैं, आपको तो बात करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टीचिंग में सबसे जो बड़ा फायदा कुछ सालों बाद हासिल होता है वो ये होता है कि आप एक बड़े मौसर अंदाज में बात करने के काबिल हो जाते हैं। अभी बहुत अच्छा सवाल किया सरफराज साहब, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि फिर मैं नाम देखता हूँ, फिर मैं आई शुड बी कॉलिंग द शॉट्स।
जी, सरफराज साहब ने पूछा, ये नवाज आमिर साहब है, मोहम्मद नवाज आमिर, इन्हें अनम्यूट कीजिए प्लीज। फहीम अख्तर साहब हैं, आई कैन सी सम ऑफ द नेम्स। जी जी, उस्मान अली साहब का हैंड हुआ है। जी उस्मान साहब प्लीज गो अहेड, आई थिंक यू आर अनम्यूटेड। सर जिनके हैंड है जो सबके सब पार्टिसिपेंट के जी सब अनम्यूट करें और क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैंने सर इधर से पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहता है तो कर सकता है। जफर इकबाल साहब का हैंड रेज हुआ। जी जफर साहब, एनीवन जी, जो भी इस वक्त माइक को एक्सेस कर रहा है बोल सकता है प्लीज। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जैगम अब्बास अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से। जी जी जैगम साहब प्लीज, क्या पढ़ा? अच्छा, इंग्लिश सब्जेक्ट है सर मेरा। जबरदस्त। जी जी जैगम साहब प्लीज गो। अच्छा सर, you have wonderfully explained how to create creativity, positivism and organizational skills in the students. But if you don't mind, we have already attended the same type of training when we were inducted in lectureship. So this उस lecture वक्त is कोई more ट्रेनिंग like... होती है जब एक मिनट जरा जी मोहतरम साहब प्लीज एक मिनट, जब आप इंडक्ट होते हैं तो कोई ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग? जी सर, जी हुई थी। अच्छा, ये कब, ये सिंस व्हेन इट हैज? ये हमारी गवर्नमेंट कॉलेज देन आई वाज लेक्चरर एट गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट, तो गवर्नमेंट सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला में हुई थी हमारी। अच्छा, तो सर इट सीम्स टू मी लाइक अ टूरिस्ट गाइड, ठीक है। All these things will only happen in the classroom. तो infrastructure also cost an impact on the minds of the students. तो समर सीजन आगे स्टार्ट होने वाला है, तो लोड शेडिंग होती है, ऑल्टरनेटिव कोई सिस्टम नहीं है, तो ये चीजें बड़ी आइडियलिज्म का शिकार कहीं कहीं नजर आती हैं सर। मैंने तो तकरीबन 10-11 साल में एवरी ईयर इन समर सीजन ये महसूस किया मैंने जी 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 बोलिए। हाँ, पसीने में शराबुर उस्ताद है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम कभी कॉरिडोर में पढ़ा रहे होते हैं, कभी किधर। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? तो आपकी बात जो है ना, उसको जाहिर है कोई जी पब्लिक सेक्टर में वो एक इम्पेडिमेंट है, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन मसला ये है कि अब तो हमारा जाहिर है जो मौजूद है उसी के कन्फाइन फैसिलिटीज हैं, उनके होते हुए नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम यू सी फॉलोइंग दिस, जिसको आपने गाइड कहा है, बिल्कुल गाइड है, ये गाइड है और इसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल मीगर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी की जा सकती हैं। वी कैन बी पंक्चुअल, वी कैन बी कम्युनिकेटिंग जा सकते हैं, इवैल्यूएशन अपनी। अब सवाल ये है कि जो चीजें हमारे जैगम साहब बस में हैं, उनके अंदर रहते हुए जो अवेलेबल हैं, उन्हीं में हमने ये काम करने हैं। अब जो गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी डिसीजंस हैं, बजटरी एलोकेशंस हैं, क्या चीजें हैं, वो तो जाहिर है ना मेरे बस में है, ना जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनके बस में है। तो वो तो एक पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजंस हैं और हमारा तो वो हाल है हम सबका कि शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर अपनी स्थिति को क्षमा जलाते जाते। तो अगर आप क्षमा जला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अगर आपने बात की या सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और बात योर पॉइंट इज टेकन, बात वहां तक पहुंच जाएगी, वो जाहिर है उसमें हम तो कुछ आपकी इस बात से यकीनन मुत्तफिक हैं कि चीजें बहुत कुछ लॉट नीड्स टू बी डन
और इम्प्रूव करने की चीज़ें हैं, मगर अवेलेबल जो सर्कमस्टांसेस हैं ये एग्जिस्टिंग, उनमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर राधा नाचेगी, अब ये अवेलेबल है उसको अर्न किया जाए। जी जनाब। ले जी एडमन, थैंक यू वेरी मच, द टाइम इज ओवर। ठीक है, आप इनको शेयर कर दीजिएगा जो प्रेजेंटेशन। जी सर।